All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम वालेकुम सर जी, आप सर। खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। We are starting our lecture number 4 for the linear algebra. Uh, as usual, I always ask if there is anything which is not clear to you from the material we have covered. Do you have any questions from the material we have covered up till now? No questions? नो, नो Okay. सर। Okay. All right. So then we continue our. अच्छा, आप सबको ये तो बता दिया गया है कि अटेंडेंस का तरीका हमारा ये है कि आप चैट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंटर करते हैं और फिर फ्रॉम देयर योर अटेंडेंस इज पिक्ड। ठीक, ओके, यू ऑलरेडी नो दैट, इजंट इट? यस सर। ओके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पहले हमने वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस पर देखा था। फिर हमने लास्ट टाइम सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीपल वेरिएबल्स की बात की थी। ये हमारा लास्ट, वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, हाउ कैन वी सॉल्व simultaneously many linear equations which have multiple variables. इस टॉपिक पर हमने बहुत सिंपल फेमिलियर एग्जाम्पल जो हम कॉलेज अलजेब्रा में कर चुके थे वहाँ से हमने बात शुरू की थी कि अगर x, y दो वेरिएबल्स हैं और उनके लिए दो इक्वेशंस हैं जिनके राइट हैंड साइड पे भी कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इट लुक्स लाइक दिस। और क्यों हम इसको बाद में मैट्रिसेस की शक्ल में भी इन चीज़ों को देखेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इनिशियली शायद ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है और हम ये भी करते रहे हैं, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम कहें कि y इधर ले लें, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और y की वो वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें। ये सारी इक्वेशन x की शक्ल में हो जाएगी और हम x को सॉल्व कर लें और इस तरह हम x और y, सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ the variables for all the variables such that those values will satisfy all the equations. ये किसी सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मायने ये है। तो वो इस तरह भी होता है, जब there are many simple methods, smaller equations, you can do that. इसी में जस्ट टू रिकॉल दूसरा मेथड कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल्स का भी है कि अगर आप इन दो को इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखते हैं और इन्हें लेट से सम या डिफरेंस करते हैं सच दैट कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। इसमें ये रेडीली इस शक्ल में है कि ये y कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ना भी हो, लेट से यहाँ प्लस y हो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारी इक्वेशन। अगर ये एक जैसे कोएफिशिएंट्स ना हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 2 हो, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे और किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लेंगे। उस प्रोसेस में वो इक्वेशन भी चेंज होगी और हम उसको कि ये y कैंसिल हो गया, 7x ऐड किया हमने, 7x इज इक्वल टू 7 और हम इस तरह x y की वैल्यू
सो देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एटसेट्रा जो हम यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं इक्वेशन। लेकिन जब इक्वेशंस में वेरिएबल्स की तादाद बढ़ती जाती है, हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टी वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, तो जब इनकी तादाद बढ़ती है, अमूमन जितने ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स हों उतनी ही आपको तादाद में इक्वेशंस चाहिए होती है टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, कि उनके तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे इक्वेशन, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको ज़्यादा चाहिए। और ये प्रोसेस ऑफ सच कैलकुलेशंस के एक में वेरिएबल को कैलकुलेट किया, दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया, दे डोंट सीम टू वर्क वेरी वेल। फिर हम फॉर्मल तरीकों से अप्रोचेस ढूंढते हैं कि हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। आमतौर पर हम ऐसी कोई भी इक्वेशन अगर मैट्रिस, उस मकसद के लिए फिर हम मैट्रिसेस से हेल्प लेते हैं, यानी हम फिर मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं और उसके ज़रिए से इन इक्वेशंस को हल करने में रेगुलर प्रोसेसेस फाइंड करते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ऐसी कोई भी इक्वेशन को हम इस तरह मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं कि ये सारे कोएफिशिएंट 5, 2, 1, -1 हमने एक मैट्रिक्स लिख ली। ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनको एज ए वेक्टर इधर लिखा, क्योंकि ये वेक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई इसके साथ भी आ जाएगा, ये एक्स वाई इसके साथ भी आ जाएगा, और इधर ये राइट हैंड साइड के हैं, तो ये चीज़ और ये दे आर इक्वलेंट। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई जो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स। ये एक वेक्टर बन गया वेरिएबल्स का जिसको मे भी हम कह दें एक्स वेक्टर, और ये एक कांस्टेंट नंबर्स का जो राइट हैंड साइड पे है इनका एक वेक्टर बन गया जिसको हम बी वेक्टर कह सकते हैं। तो हम कहें ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो फाइंडिंग ऑफ वैल्यूज फॉर दिस is finding values of this vector, each variable of this vector, such that when it is multiplied by this, it should give you b. ये solution से मुराद है। अच्छा, इसके solutions के अब कई तरीके हैं। जैसे मैंने हम बाद में देखेंगे कि एक तरीका ये था कि इसमें हम कहें x, इसको फाइंड करना है, a को उधर ले जाए, a इनवर्स इंटू b करके उसमें हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ये मेथड हम लेटर ऑन देखेंगे, ये भी एक मेथड है। उससे पहले एक मेथड है जो अभी हम यहाँ कर रहे थे कि आप कुछ कांस्टेंट्स को कैंसिल कर लें और कांस्टेंट्स की तादाद कम कर लें, तो ये मेथड है। पहले हम इस मेथड को देखेंगे। इस मेथड को कि रेगुलर बेसिस पे हम सिंगल बाकी वेरिएबल्स को कैंसिल कर लें और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस काम को करने के लिए एक तरीका इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखना है। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड क्या मतलब कि हमने इसमें जो ए वाला पार्ट था कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, ये यहां लिखा, और जो ये राइट हैंड साइड के कॉस बी हैं उसको यहां लिखे। समटाइम्स पीपल सेपरेट, show their separation by putting some dotted line here, but anyway ये पूरा एक जब इक्वेशन होती है तो हम हमेशा इक्वेशंस को जब प्रोसेस करते हैं तो हमारा रूल ये है कि कोई भी चीज़ जो इस इक्वल साइन के दोनों तरफ एक सा ऑपरेशन किया जाए तो इट कीप्स दैट इक्वेशन अनचेंज, यानी वो इक्वेशन फिर चेंज नहीं होती टिल द टाइम आप दोनों तरफ एक ही किस्म के ऑपरेशंस करें। ये एक किस्म का बैलेंस है जिसका ये सेंटर पॉइंट है। ये राइट स्केल, एक स्केल का ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। अगर दोनों तरफ एक ही जैसा नंबर ऐड करें, दोनों साइडों को एक ही जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइडों को एक नंबर ना करेंगे मैं तक पता दे मोबाइल पॉइंट तक नहीं क्यों रखे हैं क्यों रखे हैं मां रखिए तो बेटा को दोनों साइडों को एक ही जैसे नंबर से डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो
हम कहते हैं कि दैट इक्वेशन इज अनचेंज, तो हमें ये अलाउड है कि किसी इक्वेशन के दोनों साइड पे एक ही जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं वेन एवर वी नीड। ये प्रॉपर्टी से हम बेनिफिट करेंगे और इस काम को करने के लिए हम इन इक्वेशंस को इस ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें ये ए वाला पार्ट है कोएफिशिएंट्स का, ये राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स है। इसमें हमने ये एक्स वाई वाली चीज को नहीं लिखा। एक्स वाई चीज इज अंडरस्टूड कि हम इसकी जब प्राइसेस इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यूज इन ऑर्डर, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, हर वेरिएबल की एक वैल्यू अंडरस्टूड होगी कि वो हमारी कैलकुलेट हो रही है, जो रिजल्ट से पता चल जाएगा। वो रिजल्ट से ऐसे पता चलेगा कि इन द एंड हमारा इसमें ईच रो हैज ए वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, इस तरह का अरेंजमेंट में आंसर आएगा। ओके, ये बात हमने जब देखी और ये बैकग्राउंड जब हमने लिंक की, तो अब हम थोड़ा सा हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट से भी लिंक किया कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो अक्सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उन्हें लिखने का ये तरीका है कि जनरलाइज्ड, कि एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट, ये जो पीछे इक्वेशंस थी उनको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं। एक्स वाई और कांस्टेंट और एक्स वाई के साथ कांस्टेंट नंबर के कोएफिशिएंट। अगर 2 डायमेंशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं तो इस तरह होगी। अगर 3 डायमेंशन या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं तो इस तरह से होगी। और यही चीज अगर हम जनरलाइज्ड कर लें एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें एन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए, ताकि हम n लीनियर इक्वेशंस लिख सकें। तो n वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए फिर बजाय हम यहाँ x, y, z, w लिखते रहे, हम इन वेरिएबल्स के नाम विद इंडेक्स कर देते हैं x1, x2, x3, x4, xn। तो ये x के साथ विद इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट उसके साथ जो लगा हुआ है इंडेक्स, ये वेरिएबल को शो कर रहे हैं, और एक ए विद दिस नंबर, इंडेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई होने वाले कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट को शो कर रहे हैं। तो जनरलाइज्ड एन डायमेंशनल linear equation will be like this: a1x1, a2x2, a3x3, an xn equal to b। ये पुराना था कि हम x1 x2 की बजाय xy, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने xy और xyz वाली इक्वेशन है, इनमें हम यहाँ अब x1 x2 और यहाँ x1 x2 x3 लिखकर इन्हें लिख सकते हैं। फिर हमने ये बात भी की कि राइट हैंड साइड पे जब ये कांस्टेंट नंबर है, b वेक्टर है, तो ये एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ऐसा सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके राइट हैंड साइड पे सब में जीरो हो, उनको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का हम सेट कहते हैं। ओके, इसके बाद हमने कहा कि ऑल राइट, हम इसे जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाई लीनियर इक्वेशन मीन्स नो पावर, नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, नो डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, नो अंडर रूट ऑफ वेरिएबल, नो फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये सारों में ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इन सारों में मैंने बताया था कोई ना कोई वायलेशन है, स्क्वायर है, साइन लिया हुआ अंडर रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस में नहीं शामिल है नीचे वाले। ओके, अब हम इसको जनरलाइज्ड सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने लिखने का बता दिया, हमने अब तरीका सीख लिया। एक एन डायमेंशन लीनियर इक्वेशन लिखने का हमने तरीका सीखा कि ये एक कैसे लिखते हैं, कि हम x1 x2 xn कर दें और उनके साथ एक कोएफिशिएंट का सीक्वेंस लें। अच्छा, पहले हमने कोएफिशिएंट सीक्वेंस लिया a1 a2 a3 a4,
लेकिन अक्सर जब आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है तो आप इस तरह की बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस आपके पास होती हैं। तो अब हम एक और चीज हमने यहाँ डिस्टिंग्विश की कि नॉट ओनली कि हम एक लीनियर इक्वेशन लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखने का तरीका भी सीखना चाहते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने जो पहले ये इंडेक्स ए का किया था A1 A2 A3 AN, इसके साथ एक और इसके लेफ्ट पे एक इंडेक्स नंबर ऐड कर दिया which is showing which linear equation is it first linear equation, second, third, fourth, fifth। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस का A1 A2 A3 AN ये है, तो इनमें सब में वन 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 लेफ्ट पे लग गए। सेकेंड लीनियर इक्वेशंस का इक्वेशन का ये 2 इंडेक्स लगा दिया, 2 1 2 2 2 3 2n। इसी तरह mth लीनियर इक्वेशन का M1 M2 Mn। तो एक n वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन और ऐसी m इक्वेशंस हम लिखें तो वो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा ये। और जाहिर है जैसे हमने छोटी एग्जांपल में लिया था कि इसको भी आप ये सारे A11 A12 A1n जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको अलहदा करके एज ए मैट्रिक्स ऑफ साइज m इंटू n लिख सकते हैं, जिसमें m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसमें कॉलम्स जो है, रो जो है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम्स उस इक्वेशन के टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी ये टिपिकल जो एक मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं वो इस तरह ही लिखे होते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट, इस शक्ल में ये मैट्रिक्स इसकी बनेगी। और वो वेक्टर वेरिएबल का x1 से xn बनेगा और ये b1 से bm बनेगा। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जो जिसके तरीके हम बाद में सीखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन सेट एक ऑर्डर्ड सॉल्यूशन सेट होता है, यानी x1 की वैल्यू लेट से s1, x2 की s2, xn की sn। और ये वो वैल्यूज होती हैं कि जब हम एक दफ़ा सॉल्व कर लें तो इसको जिस किसी इक्वेशन में रखेंगे वो इक्वेशन बैलेंस आंसर आएगा और वो सेटिस्फाई होगी। तो जैसे मैंने बताया साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब है इफ दोज वैल्यूज यू पुट इन एनी इक्वेशन दे विल बी सेटिस्फाइड। तो अब हम अपनी जो हमने पहले इक्वेशन 5 यहाँ देखी थी, ये रही 5 और 6, ये सबसे शुरू में देखी थी। इनको अगर हम इसी कोई भी तरीके से हल करें और इसका आंसर हमारा आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। यहाँ आप रखें 1 एंड -2, तो ये हो जाएगा 5 -2 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यही 5 और -2 इसमें रखें, 5 से 10 और -2 से +2, सॉरी नहीं 5 नहीं 1, 1 से 2, 2 इंटू 1 2, और -2 इसकी जगह रखें तो +2, तो 2 + 2 इक्वल टू 4। ये भी बैलेंस, यानी यही एक सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स ने दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई किया। ये इसके सॉल्यूशन से मुराद है। इसी तरह ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन के ये आंसर बनेगा और इनको आप इन दोनों इक्वेशनों में डालोगे, दोनों में सेटिस्फाई होगा। तो ये ऐसा सॉल्यूशन सेट हम इस शक्ल में भी लिखते हैं कि जैसे ये पहले का इन ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड ट्रिपल या ऑर्डर्ड n ऑर्डर्ड के तौर पे इसको लिख देते हैं। जैसे इसका x -2 आंसर इस तरह, और इसका 1 2 -1 1 2 -1, ठीक, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है इनके सॉल्यूशंस को। अब पिक्टोरियली एक तो क्या मुराद है लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से,
और उनको कैसे फाइंड करना होता है, प्रोसीजर, रेगुलर प्रोसीजर, और व्हाट आर द पॉसिबल वे ऑफ सॉल्विंग। ये जो दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में टू वेरिएबल्स के साथ जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे यहाँ लिखी हुई है, इनके तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ये असल में एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोई इक्वेशन है वो उस तरह की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दैट, ठीक। तो इट इज ए लाइन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो अगर ये दो इक्वेशनें हैं तो दे विल रिप्रेजेंट टू लाइंस। इनको सॉल्व करने से मुराद टिपिकल ये है कि अगर ये इस है कि ये एक इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, जहां ये दोनों इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस जगह जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। और ये वो वैल्यू है कि जिसे हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो वैल्यूज होंगी एक्स वाई की, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई, इस लाइन पर भी वो पॉइंट लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी। सो दिस इज द ओनली पॉइंट जहां दोनों लाइन, दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज सेटिस्फाई होंगी। सो इसको सॉल्यूशन सेट हम कहते हैं, सॉल्यूशन सेट जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं। और ये पॉइंट जब ये लाइंस हैं ये वाली, जब आप इसको हम तीन डायमेंशन और उसमें जाएंगे तो ये सरफेस बन जाएंगी, और सरफेसेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, मल्टीपल सरफेसेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्यूशन कहेंगे जब ये थ्री डायमेंशन में हम जाएंगे। लेकिन लेट्स से यहीं से हम सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। ये टिपिकल सिचुएशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन है फॉर टू डायमेंशन लीनियर लाइंस इक्वेशंस। However, इसमें देयर कैन बी सम नॉन रेगुलर सिचुएशंस, हम कह सकते हैं, अगर कहें कि ये दोनों लाइन ऐसी हों कि इनके एक जैसे स्लोप्स हों। हम इनको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं, तो अब m एक जैसे स्लोप हो। तो ये देखिए पैरेलल है, अगर ये लाइनें पैरेलल हो, ये लाइनें हमेशा इंटरसेक्ट ना करें, लेट्स से दोनों ये जो इक्वेशन है उनका पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करिए। इस केस में अगर ऐसा हो तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यू कैन नॉट फाइंड ए सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देयर कैन नॉट बी ए कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग, अगर ये ऐसी इक्वेशन, ये लाइन हो कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, पार्शियल या फुल जहां भी, तो फिर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हर जगह एक पॉइंट, बहुत कितना ही आप क्लोज जाते जाएं या दूर जाते जाएं, वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इससे हट के ये दो वेरिएशंस हैं जो मुमकिन हैं, जो हमें देखनी होंगी। अदरवाइज अगर ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस हैं तो देयर विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये अब यहां पर यहाँ पर हम उस तरह का एक सिंपल पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम आगे जनरलाइज तरीके में चेंज करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि एक तरीका तो ये है कि हम वो एक से वैल्यू रख कैलकुलेट करें, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। मगर एक जो बहुत दूसरा कॉमन मेथड है वो ये है कि हम इन दोनों में, एक ये दो वेरिएबल्स हैं, हम कोई भी इक्वेशन का प्रोसेस करें इस तरह कि इक्वेशन के रूल्स वायलेट ना हो, और आप दो इक्वेशनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक वेरिएबल को कैंसिल कर लें
तो दूसरा एक सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन तो आपको हमें सॉल्व करना आती है। व्हाट आई मीन इज यू ऑलरेडी नो, अगर सिंगल वेरिएबल की कोई इक्वेशन होती है जैसे खाली एक्स में हो, तो हम कहते हैं एक इक्वेशन है कोई 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 से ये एक, दिस इक्वेशन इज इन सिंगल वेरिएबल, इसको हमें सॉल्व करना आता है कभी भी, कि हम कहेंगे कि भाई ओके ये 2 पहले उधर सब्ट्रैक्ट कर दे, 5 माइनस 2 3, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, अब ये जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाए, 3/3, सो ये 1, सो x इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। ये आप 1 यहाँ रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो ये 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इज 5, सेटिस्फाई हो गया। वेरीफाई करने के लिए आप आंसर को इक्वेशन में डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन तो हमारे लिए नो प्रॉब्लम। तो अगर ये दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशनें हैं, तो हम पहली कोशिश करते हैं एक तरीका कि हम इनको इकट्ठा करके किसी तरह सिंगल वेरिएबल इक्वेशन एक बना लें और वहां से हमें आंसर निकालना आता है। तो उसके तरीके बहुत सारे हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम वो करते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर दें जैसे, और इक्वेशन के रूल को ब्रेक ना करें। तो मैं ये हमने सोचा, चलो मैंने डिसाइड किया कि मैं x को एलिमिनेट कर दूं या y को एलिमिनेट कर, दोनों में से पहले लेट से मैंने ये डिसाइड किया मैं x को एलिमिनेट कर दूं। तो मैंने कहा कि ओके, मैं यहाँ 2x है, अगर इधर भी इधर -2x हो जाएगा तो ये इन्हें ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे। तो ओके, मैंने इस इक्वेशन का, मेरा रूल है कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ कोई काम किया जाए तो वो कोई रूल ब्रेक नहीं होता और वो अलाउड है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ -2 चाहिए, तो मैं ये करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, और वो अलाउड है। तो मैं कहा ओके, मैं इस साइड को भी, मैं अब जरा इसको ज्यादा फॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, हालांकि ये बाद में इजी, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट, मैंने कहा इसको भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं ये काम करूं तो मैं ऊपर की इक्वेशन मेरी बन जाएगी -2x प्लस y, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ओके, तो अब मैं, ये मेरी इक्वेशन, इस इक्वेशन की जगह मैंने ये इक्वेशन लिख ली विच इज अलाउड, मैं इसको इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मेरी ये दो इक्वेशन हैं जिनको मैंने सॉल्व करना है। तो अब मैंने ये जान के काम किया था कि x एलिमिनेट हो जाए, तो माइनस, इन दो इक्वेशनों को अगर मैं ऐड करूं इन दो को, तो ये -2 और +2 कैंसिल हो गए, ये 2y है और ये 1y है, तो ये 3y हो गया, और ये -2 है और ये 6 है, इन्हें ऐड करेंगे तो 4 हो गया। तो इससे मेरा आंसर आ गया y इक्वल टू 4/3। अब अगर मेरा y का आंसर आ गया है और ये इक्वेशन दो वेरिएबल की है, तो मैं ये y का आंसर रखूं किसी भी इक्वेशन में तो x निकल आएगा किसी भी इक्वेशन में। मैं ये y इक्वल टू 4/3 किसी भी इक्वेशन में सेकंड में रख दूं, यहाँ पे लिखूं 4/3, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 4/3, उसको सॉल्व करूं और मेरा आंसर, यानी मैं कहता हूं जो इसने किया है, सेकेंड इक्वेशन y में हम रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो लेट से ये सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x प्लस y इक्वल टू 6,
और हम कह रहे हैं हमारा आंसर पहले एक मिल गया 4/3, तो यहाँ हमने 4/3 लिख दिया y की जगह 4/3। और अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं x के लिए, यहाँ 2x है, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 6। अब मैं अगले स्टेप में 2x इज इक्वल टू, आई कैन कैरी आउट दिस 4/3 उधर ले जाऊं, 6 माइनस 4/3, 6 माइनस 4/3, और मैं इसको सॉल्व कर लूं, ये 18 माइनस 4/3 विच विल बी 14/3, ये चीज। तो मैं लिखूं 2x इज इक्वल टू 14/3, और फिर ये 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये इधर आ जाएगा, और ये 7/3। अगली लाइन में x इज इक्वल टू 42 से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें, या 2 को नीचे ले आए तो ये 7/3 बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे x 7/3, y 4/3। पहले हमने ये तरीका किया, उससे एक y की वैल्यू निकली, उसको किसी भी इक्वेशन में रख दें तो x की वैल्यू निकलेगी। पहले में रखते तब भी सही निकलती, दूसरे में रखने से तब भी सही। तो ये हमारा एक तरीका है कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके और दो इक्वेशनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तरीका यहाँ हमने एक छोटी सी इक्वेशन के लिए किया, मगर ये तरीका जनरलाइजेबल है और बड़ी इक्वेशंस पर भी अप्लाई हो सकता है। अब हम ये देखेंगे उसको कैसे अप्लाई करते हैं। वो ये है, अभी मैंने जो आपको बताया था एक चीज होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब हमें इसी काम को करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस करके यही काम हम कर सकते हैं। दोनों चीजें हम समझ लें, व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द रो ऑपरेशंस जो हमें इसे सॉल्व करने में मदद देते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं तो इनमें कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को हम यहाँ लिखें तो वो ये है, ये कोएफिशिएंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे जो तमाम कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है वो ये है, a11 a12 a1n a21 a2n am1 am। ये मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स की, यहाँ जो ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं उनकी ये मैट्रिक्स। फिर राइट हैंड साइड के b1 b2 bn ये लिख लें। मैंने जैसे बताया सम पीपल टू एम्फेसाइज के ये लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है जो, और ये राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट, समटाइम्स दे पुट डॉट्स हियर इस जगह, बट समटाइम्स दे डोंट, जैसे हमने यहाँ नहीं डाले। लेकिन इन दोनों को एक बिग मैट्रिक्स में लिखना आपस में अपेंड करके इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके ओके, अब हम इस, और हम कह रहे हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका ये होगा कि हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के जरिए से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा, उसकी हमने एक छोटी सी मिसाल अभी दे दी। अगर आप इस बात को समझें तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप इस तरह लिख सकते थे, हम कहते हैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 1 -1, और राइट साइड का ये 1 है b, फिर ये हम लिखते हैं 2 1, और ये राइट साइड का 6। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इस छोटी सी एग्जांपल के भी लिख सकते हैं। एक तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर हम कह रहे हैं सॉल्व करना, जो हमने भी यहाँ पे किया है, हमने ये काम किया कि हमने कहा अच्छा ये हमने कैंसिल करने हैं
तो हम ऊपर वाली मैट्रिक्स के x को नीचे वाली के इक्वल कर दें। उसके लिए हमने कहा कि हम ऊपर की पूरी मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर की पूरी मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया कि ये कोएफिशिएंट यहाँ -2 से पूरी हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है ये चीज -2 हो गई और ये चीज +1 हो गई और ये चीज -2 हो गई। यानी जब हमने -2 से किया तो ये सारी चीजें ऊपर की मैट्रिक्स की रिप्लेस हो गई। और ये हमने इसलिए किया था कि हम ये x को जो है वो कैंसिल कर सकेंगे। तो अब अगर हम ऐड करें मैं इस यहाँ हमने जब किया तो हमने कहा कि ये इसको रिवाइज कर दिया। अच्छा, फिर हमने कहा जिस तरह यहाँ पे किया कि इन मैट्रिसेस को अगर पूरा एक को दूसरे में ऐड करें तो वो भी अलाउड है। तो अब आपने अगर इस पूरी रो को इस पे ऐड किया तो अब आपका यहाँ वैल्यू बन गई ऊपर तो वही रहा, सपोज चलो ऊपर क्या वही रहा, अनचेंज आपने रखा -2 और -1, ये 1 है, ओके। -2 और -1 से ही हो गया +2, ये +2 होना था और ये -2 और +1 से बन गया -2, ठीक है, ये है। अब इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, ऊपर तो है -2 +2, ये तो +2 है और -2 ये तो ऊपर है। नीचे अगर इनको ऐड करें तो -2 और +2 ये हो जाएगा 0, जो हुआ हमारे इस केस में। और ये +2 और 1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 और फिर -2 और 6 को ऐड करें तो जो हो जाएगा 4। ये अब मैं इसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में इसी को सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने पहले इक्वेशन में सॉल्व की। इससे क्या हो गया, ये वो हमारा राइट हैंड साइड था ना जो b की वैल्यूज का। जब अब वो सिचुएशन जब किसी रो में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाए और राइट साइड पे कांस्टेंट हो तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, जैसे ये है हमारी। इसको सॉल्व करना हमें आता है। ये y के नीचे है 3, तो हमने यहाँ कहा था 3y = 4। एक्चुअली इसका मतलब ये है और हम यहाँ से y कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमें पता है कि अगर हमारे पास y है तो अब हम इस y को अगर इस जगह वैल्यू रखें तो x कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो काम हमने इक्वेशंस पे किया और फिर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के किया, इसी को इस बड़ी मैट्रिक्स पे रेगुलाइज तरीके से किया जा सकता है। ये बड़ी मैट्रिक्स का सेट है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बड़ी है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल में ये 3 वेरिएबल्स के साथ और b के साथ है, तो उस पे भी और इससे बड़ी मैट्रिसेस पे भी यही काम करने को हम कहते हैं सॉल्विंग ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेट्स लुक एट इट। ये एक अब एग्जांपल हम जनरलाइज देखते हैं कि ये x1 x2 x3 की शक्ल में 3 इक्वेशंस है लीनियर। इनके कोएफिशिएंट्स को हमने यहाँ लिखा 1 2 3। ये 1 है इसका कोएफिशिएंट यहाँ, ये 2 ये 3। फिर दूसरे का यहाँ 1 4 6 1 4 6। फिर तीसरा 2 -3 -5। ये एक यहाँ पर सेपरेशन समझें और ये 9 1 0 9 1 0। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर दिस सेट ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी जो मैंने इक्वेशन पर ऑपरेशंस किए, मैंने इक्वेशंस की दोनों साइडों को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। मैंने इक्वेशंस को आपस में ऐड किया। मैंने
इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड किया, एंड आई कैन ऑल्सो डू दिस किसी वक्त भी कि मैं कहूं मैंने यहाँ इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया विच इज अलाउड, मैंने दो इक्वेशनों को ऐड किया विच इज अलाउड, मैं किसी वक्त भी इस इक्वेशन को ऊपर और इसको नीचे लिख दूं दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई कोई हमारे वायलेशन ऑफ रूल नहीं होती। ये वाले मामलात को एज ए रूल ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस में हमने यहाँ लिख दिया है कि अगर हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करने। ये जो अभी मैंने रो को मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इट इज ए रो हेयर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो एक रो है, तो वो एक किस्म का मैंने रो ऑपरेशन किया है। ठीक, तो हम इसका मतलब है वी कैन अप्लाई दी रो ऑपरेशंस, इसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे केस में फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो इसके ऊपर ये ऑपरेशंस हमने अप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन, इक्वेशन पे जो हमने ऑपरेशन किए हैं और वही मैट्रिक्स पे अप्लाई हुए, मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन थ्रू आउट बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे मैंने -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। ओके, इंटरचेंजिंग टू इक्वेशन, आई कुड राइट वन इक्वेशन अबव अनदर बिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिंग ए कांस्टेंट टाइम्स वन इक्वेशन टू द अदर, हमने अभी ये काम किया है, पहली इक्वेशन को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और उसको दूसरी इक्वेशन में ऐड किया, ये वाली बात। मैंने इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये जो आंसर आया इसको नेक्स्ट इक्वेशन में ऐड किया। तो यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय ए कांस्टेंट and add it to the other equation and there is no violation of rule. So add a constant times one equation to the other equation. ये equations पर हमने ये काम वहां किए हैं जो मैंने एज ए रूल यहां लिखे हुए आपको दिखा रहे हैं। यही काम जो इक्वेशंस में करते हैं, अगर इन इक्वेशंस को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लें तो एक इक्वेशन का मतलब एक रो, दूसरी क्वेश्चन का मतलब दूसरी रो, तीसरी क्वेश्चन का मतलब है तीसरी रो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यही रूल्स ये बन जाएंगे, मल्टीप्लाइंग अ रो थ्रू आउट बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ये पहला। इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, यहां टू इक्वेशंस थी, टू रोज बिकॉज ईच रो रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन। एडिंग ए कांस्टेंट टाइम्स वन रो टू द अदर रो, ये वही बात है कि एक इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और एक दूसरी इक्वेशन में ऐड कर दिया। ये वाले ऑपरेशंस अलाउड हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेशंस रिपीटेडली as many times as we need to achieve some objective and solve such equation. Let's see, यही इक्वेशन जो अभी मैंने आपको दिखाई है, तीन इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स x y z में, ये है, ये अभी पीछे जो मैंने बनाई थी वही इक्वेशन है। इसको अब मैं चाहता हूं इन्हें तीनों को आप सॉल्व करें उसी तरीके से जिस तरह मैंने पिछली सॉल्व की है, मैं वो काम इक्वेशनों पे करूं बाय दीज रूल्स जो अभी मैंने 3 बताए हैं, और उन्हीं को मैं इधर ऑगमेंटेड एक उस पर भी दिखाता जाऊं कि भाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये काम किस तरह रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये हो गया, लेट्स डू इट। ये इक्वेशन है, हमने पहले कहा इधर इक्वेशन में add -2 times the first equation to the second to obtain this। हमने अभी सोचा कि यार इस दूसरी इक्वेशन में से हम x को गायब कर दें, इस इक्वेशन में से x के वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट कर दें। ये एलिमिनेशन हम कर रहे होते हैं ताकि सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाए, जैसे हमने पीछे बनाई थी कि इसके अंदर 2 वेरिएबल थे,
हमने मल्टीप्लाई ऐड करके एक वेरिएबल को वैनिश कर दिया यहाँ, और ये सिर्फ y रह गया। इसको एलिमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस हम रिपीटेडली वहां करेंगे। तो मैंने कहा इस इक्वेशन के मैंने x को वैनिश करना है, तो क्या करूं? मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके अगर इस इक्वेशन में ऐड करूं, तो यहां ये -2x होगा, ये +2x होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हाउएवर ये सारी टर्म्स आपस में ऐड होकर कोई एक थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो वैलिड इक्वेशन है हमारे इस काम में। तो अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो ये -2 +2 से ये 0 हो गया। ये -2y था, उसको 4 में ऐड किया तो +2y रह गया। ये -4z था, इसको -3z में ऐड किया तो -7z हो गया। ये -2 से मल्टीप्लाई करके -18 था, इसमें 1 ऐड किया तो -17 हो गया। तो अब मेरी ये जो सेकंड इक्वेशन थी, it has been replaced by this equation which has one variable less। one variable को मैंने eliminate कर दिया by the process of multiplying an equation by a constant and adding it to other equation। ये मैंने यहाँ काम किया है। यही काम अगर मैं इन इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिखूं, तो यही काम मैं इस तरह कहूंगा कि add -2 times the first row to the second row to obtain this augmented matrix। ये काम अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हवाले से कहूंगा, यहां इक्वेशन का नाम इस्तेमाल करता था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यहां मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रो का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीजें -2 -2 -4 और -18। मैंने कहा कि पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, ये मैं कह रहा हूं, -2 से इस रो को मल्टीप्लाई करें। और मैं इस रो को असल में चेंज नहीं करना, मैं इस रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो के जो नए वो होंगे, वो मैं लिख सकता हूं, मे भी इसके ऊपर लिख दूं -2, ये भी -2, -2, ये -4, ये -18। और मैं कह रहा हूं मैं फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर रहा हूं। अब मैं इस चीज को इसमें ऐड करूं, -2 और +2, तो ये हो जाएगा 0। ये -2 एंड +4 हो जाएगा 2। -4 एंड -3 हो जाएगा -7। और -18 और +1 हो जाएगा -17। तो मैंने एक रो को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड किया, और जो दूसरी रो जिसमें ऐड किया उसके रिजल्ट्स मॉडिफाई हो गए। तो अब मैंने मेरी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर इसकी सेकेंड रो रिवाइज हो गई बाय दीज नंबर 0 2 -7 -17, ये चेंज हो गई। इसको मैंने 2 से, ये वही रही, मैंने खाली इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया वो इसमें ऐड किया, और ये नई बन गई इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये
और ये क्यों मैंने इस नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, वो हमारा एम क्या था। अगर हमारा एम ये था कि मैंने इसमें ये जो टर्म है इस इक्वेशन के जरिए से इस टर्म को वैनिश करना है, एक्स को वैनिश कराना है, एलिमिनेट करना है, तो जाहिर है मैं इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगी और ये टर्म गायब हो गई, मेरी एक्स गायब हो गया। ये एलिमिनेशन हम करते हैं रिपीटेडली, जहां जहां हमने एलिमिनेट करने वेरिएबल वो इस तरीके से ही एलिमिनेट करते हैं। ये बड़ा कॉमन सा रूल है जो हमने बार बार इस्तेमाल करना। ओके, अब हम करते हैं। अब हमें ये हमने बहुत एम्फसाइज करके एक एलिमिनेशन और उसके पूरे मेथड और रूल सीख लिए। अब हमारे लिए कोई मसला नहीं। तो इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन बन गए। ठीक, अब मैं कहता हूं व्हाट एल्स आई वांट। नाउ आई वांट कि मैं इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन के एक्स को भी एलिमिनेट कर दूं। इसका एक्स एलिमिनेट कर दिया, इसका भी एक्स एलिमिनेट। कैसे करूंगा? इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। मगर रूल कहता है -3 में एक टर्म को अप्लाई नहीं करूंगा, अगर -3 से करूंगा तो पूरी इक्वेशन को करूंगा। वो पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड किया, ये टर्म गायब हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स यहां पर चेंज हो जाएंगी। एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। तो अब ये काम मैंने -3 टाइम्स करके किया, यानी कि इसको किया -3x -3, यहां पे लिख रहा हूं, ये मेरा रफ में है इस तरह, -3x -3y -6z इज इक्वल टू -27। अब इसको और इसको ऐड किया तो -3x और +3x से ये वैनिश हो गया, -3y और +6y से ये 3y हो गया, -6z एंड -5z से ये 11z हो गया, -27 एंड 0 से -27। तो ये इक्वेशन मेरी भी अपडेट हो गई बाय दिस इक्वेशन, और मैंने ये इसका भी x वैनिश कर दिया। इस इक्वेशन के x के जरिए से मैंने इसका भी x वैनिश करा दिया और इसका भी x वैनिश। इस कॉलम में अब मैंने सारे x सिवाय इस इक्वेशन के तमाम एक्सिस को वैनिश कर दिया। यही काम बिल्कुल इक्वेशन में ज्यादा जो हमें समझ आ रहा है, एक्चुअली बिल्कुल यही काम यहां पर हम कहेंगे एड -3 टाइम्स द फर्स्ट रो, यहां रो कहेंगे इक्वेशन की बजाय, एंड टू द थर्ड रो। वहां हमने इक्वेशंस कहा था, यहां हमने वो कह दिया, इस सेम थिंग, यहां पर वही काम हुआ, वही ये रिजल्ट 3 -11 -27, ये 0 ये 0। ओके, अब रिपीट करते हैं। हाँ चलो, एक ये जरा सा डिफरेंट है। अब हम कह रहे हैं एम क्या होता है हमारा, इस x के नीचे सारे x हमने गायब कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय हाफ टू ऑब्टेन। सेकेंड इक्वेशन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके ये हासिल कर लिया, और इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई करके आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहां आपने हाफ से किया। एम ये था कि इस y को 1 करना है। अब आपने इस y के जरिए, ये इसको सिंगल y इसलिए किया था, यहां पहले से x था तो आपने x के नीचे के सारे एलिमिनेट कर लिए। अब आप y में इस y के नीचे वाले सारे एलिमिनेट करना चाहते थे, तो इस y को आपने सिंगल y में कन्वर्ट किया। ये तो पहले से सिंगल था, मगर हमारा अब एम ये है कि इससे नीचे, यहाँ x से सारे नीचे या y से सारे नीचे, और इसी तरह जितना भी एलिमेंट्स उससे नीचे होंगे वो हम उनको एलिमिनेट करेंगे। अब मैंने इस y के जरिए से इस इक्वेशन का y वैनिश करना था, तो मैंने कहा -3 टाइम्स द सेकेंड इक्वेशन टू द थर्ड इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन बन गई थी हाफ करने के बाद। मैंने कहा इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट, तो ये -3y हो जाएगा। इन दो को ऐड करूंगा तो फिर इस इक्वेशन का 3y मैं एलिमिनेट कर सकता हूं।
तो इस पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को इसमें ऐड किया, ये y वैनिश हो जाएगा, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी। और यही काम यहां हुआ कि जब ये किया तो ये y वैनिश हो गया, z चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो अब मैंने इस y के नीचे वाले को 0 कर लिया। इसी तरह यहां पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया था तो ये 1 हो गया था, ये बन गई थी। अब मैंने जब ये काम किया तो यहाँ 0 होकर ये बन गया, जो कि ये है -12 -3/2। ओके, अब क्या करें? मल्टीप्लाई द थर्ड इक्वेशन बाय -2 टू ऑब्टेन वो थर्ड इक्वेशन। अब हमारा काम तकरीबन हो गया था, मगर अब हमें यहाँ पर भी सिंगल z करना था। इसको यानी 1z, ये 1x है, ये 1y है, यहाँ 1z करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये -1/2 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 1 हो जाएगा। दोनों तरफ करना पड़ेगा, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो z = 3। इसमें हमने क्वेश्चन को दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया। हमारा एम क्या था? z को सिंगल z कर दें, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z। इधर ये कैसे नजर आएगा? ये z, ये y तो हटा हुआ था पहले भी। अब हमने जब ये -2 से इस पूरी रो को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 और 3 बन गए, जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 है, ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि यार हम सेकेंड इक्वेशन को -1 टाइम्स करें और उसको फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दें। सेकेंड इक्वेशन को माइनस, ये यहां पर -1 टाइम करके इस में ऐड किया। एम क्या था? हमारा फाइनल एम क्या है इस मेथड में कि अगर आखिर में, जो मैं यहां दिखा दूं, अगर आखिर में हमारा यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z रह जाता है और ये सारी टर्म्स गायब हो जाती हैं, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये फिर हो जाएगा x, इधर जो ये b के वैल्यूज हैं, x = 1, x = b1 हो जाएगा, y = b2 हो जाएगा, z = ये हमारा आंसर आ गया। हम जो इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे थे कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y z व्हिच सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन, जो हमने पीछे किया था, वो आंसर आ जाएगा। मगर वो आंसर आने के लिए क्या हम चाहते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स ये रह जाए, बल्कि वो भी उनके कोएफिशिएंट भी 1 हमने कर दिए हैं, मगर डायगोनल के एलिमेंट्स रह जाएं विद 1 कोएफिशिएंट, और बाकी सारे इस रो के ये सारे गायब हो जाएं, ये यहाँ रह जाए, इसके राइट लेफ्ट वाले गायब हो जाएं, ये यहाँ रह जाए, इसके तमाम लेफ्ट वाले गायब हो जाए। हमें एम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करना है कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है इस हिस्से की, कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें यहाँ सारे 1 हो और उससे अलावा तमाम जीरोस हों, तो वो ये चीज है, और उससे हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। तो हमने इस काम को करने के लिए पहले इसको 1 किया और इस 1 की मदद से मल्टीप्लाई फैक्टर करके इन दोनों को 0 किया बारी बारी। ये काम खत्म हो गया। फिर हमने इसको 1 किया, इसको 1 किया यहां पर इसके बाद, और इसकी मदद से ऊपर और नीचे इन दोनों को 0 कर लिया। इसी तरह फिर हमने इसको 1 किया और इसके ऊपर वाले दोनों को 0 कर दिया बाय द सेम मल्टीप्लाई मेथड। अगर हमने ये काम रिपीटेडली, जो मैंने यहाँ पहले और दूसरी मिसाल में समझाए, अगर वही काम रिपीटेडली करके ये पैटर्न एंड में मैं ले आया, तो आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। x = 1, y = 2, z = 3, जो के आंसर है। तो मुझे एक आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यहाँ 1 1 हो, बाकी सब जगह 0 हो,
और दैट इज माय सॉल्यूशन एंड दिस इज माय प्रोसेसिंग ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। तो यही काम मैंने यहाँ किया और इस तरह ये अब z के ऊपर के दोनों को करने के लिए इसको -7/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, इसको -11/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया और इस तरह फिर ये आंसर आ गया। ओके, और y वाले में मैंने इसको इसमें किया, नीचे पहले ही y नहीं था, वैनिश था, और मैंने इसको इसमें ऐड किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये y यहाँ से वैनिश हो गया। फिर इस z से -7 टू z से -11/2 मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो ये दोनों z वैनिश हो गए। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारे x = 1, y = 2, z = 3। अब इसको हमेशा जब आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व करें यू शुड बी एबल टू वेरीफाई कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। इट्स वेरी ट्रिवियल। आप ये 1 2 3 हर इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन है 1 2 3 यहाँ पर रखें, ये बैलेंस हो जाएगा, ये 1 यहाँ रखें, 2 यहाँ रखें, 3, ये 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 6 = 9 बैलेंस। इसी तरह यहाँ वैल्यूज रखें तो ये मैच करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर आपके आंसर इन वेरिएबल्स में डालें और ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हों, इसका मतलब है आपका आंसर सही है। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो इस चीज को गॉसियन एलिमिनेशन कहते हैं। हमने एलिमिनेशन किया, ये एलिमिनेशन था और हमने इसके जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रो ऑपरेशंस के जरिए हमने उसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर लिया। अब यही बात, ये किस्म का गॉसियन एलिमिनेशन था, मगर ये इक्वेशंस बड़े वेल बिहेव्ड थे। इनमें 3 वेरिएबल्स थे, 3 इक्वेशंस थे और कोई रो जीरो नहीं थी, कोई कॉलम जीरो नहीं था और ऐसी चीज़ें नहीं थी, और हमने यही प्रोसेस अप्लाई किया और इससे सॉल्व कर लिया। अब ऐसे तमाम वेरिएशन ऑफ केसेस को हैंडल करने के लिए एक रेगुलर तरीका गॉसियन एलिमिनेशन का इसी काम को करने के लिए बना है। गॉसियन एलिमिनेशन सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन। और यही ऑपरेशन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में किए हैं which will simplify them and lead them to the solution। इसके लिए अब हमें कुछ थोड़ी बहुत चंद टर्म्स और देखनी पड़ेंगी। एक एक्लोन फॉर्म, ये एक्लोन फॉर्म, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अभी हमने जैसे किया है जो काम, reducing the augmented matrix to a form, ये हमने किया, ये उसके सॉल्यूशन है। ये जो फॉर्म है जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया है इसको हम कहते हैं रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म। ये जो अभी हमने काम पीछे किया है जिसमें डायगोनल पर सारे 1 बाकी 0 करके जो सॉल्व करते हैं इसको हम कहते हैं रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म। ये काम जो अभी हमने किया, समटाइम्स रो एक्लोन फॉर्म होगी, रेड्यूस्ड नहीं होगी। रेड्यूस्ड का मतलब है कि इसमें सारी बाकी टर्म्स इस डायगोनल के अलावा उन्हें 0 कर दिया है। लेकिन अगर एक और अरेंजमेंट बन जाए, ये देखिए, ये अभी रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म थी जो अभी हमने सॉल्व किया कि सारे 1 इधर सब 0, तो आपने कहा ये z इज दिस, y इज दिस, x इज दिस, ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा ये था रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। अगर रेड्यूस नहीं है तो क्या होगा, ये सारे तो लेट से 1 होंगे, लेकिन नीचे का इस डायगोनल से नीचे वाले सारे 0 हों, लेकिन
ऊपर वाले सारे जीरो ना हो। ये भी रो एक्लोन फॉर्म है मगर रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म में। इसका क्या होगा, यानी आपने हाफ ट्राइंगल डायगोनल से नीचे के ट्राइंगल को जीरो किया, इसमें नीचे और ऊपर दोनों ट्राइंगल्स को जीरो किया, ये सिर्फ फर्क है। ये भी सॉल्यूशन के लिए गुड इनफ है। इसमें थोड़ी सी और आपको मैनुअल वो करनी होगी, मगर इससे भी आपका मसला हल हो जाता है। क्या, ये z इज इक्वल टू 5, अगर z इज इक्वल टू 5 है तो ये y और z की इक्वेशन है। आप z इज इक्वल टू 5 की वैल्यू यहां डालें इस इक्वेशन में तो y निकल आएगा। अब आपके पास y भी है और z भी है, तो आप इस इक्वेशन में y और z की वैल्यू डालें तो x निकल आएगा। तो आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल। तो ये एक्लोन रो एक्लोन फॉर्म है, ये रेड्यूस रो, ये बिल्कुल ही रेडी है। यहाँ तो आंसर ही मौजूद है इस रो में, इस कॉलम में। ओके, चलो अच्छा। इस फॉर्म में होने के लिए एक मैट्रिक्स को ये प्रॉपर्टीज होने की जरूरत है। इफ ए रो डज नॉट कंसिस्ट entirely of zero, then the first non-zero number in the row is a 1, और इसको हम लीडिंग वन कहते हैं। ठीक, यानी अगर रो में सारे जीरोज नहीं हैं तो फिर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो होता है रो का वो 1 होगा, ये लीडिंग वन। इफ देर आर any rows that consist entirely of zeros, then they are grouped together at the bottom of the matrix। फिर आप उनको निकाल के नीचे कहीं ले जाते। अगर किसी में सारे जीरोज वाले हैं तो आप बाहर निकाल आते नीचे। अगर कोई भी दो सक्सेसिव रोज do not consist entirely of zeros, the leading one in the lower row occurs farther to the right than the leading one in the higher row। उसका मकसद यही है कि जो लेफ्ट मोस्ट रो वाली है वो यहाँ आ जाएगी, और फिर दूसरी नेक्स्ट वन वाली जो है वो यहाँ आएगी, नेक्स्ट वन वाली यहाँ आएगी, और जो ऑल जीरोज वाली वो नीचे चली जाएंगी। Each column that contains a leading one has zeros everywhere else in that column, और जहां भी वहीं लीडिंग वन होगा उसके बाकी तमाम उस कॉलम के जो है वो जीरो होंगे। ये हमारी इस रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म को फॉर्मलाइज तरीके से डिफाइन किया। रो एक्लोन और रेड्यूस्ड रो एक्लोन को यहाँ फिर दिखाया है, रो एक्लोन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म। दोबारा इसको बड़ी मैट्रिक्स में जनरली तरीके से दिखा। ये एक्लोन फॉर्म है, इसमें वही बात कि वंस और उसके नीचे जीरो, सारे जीरोज, ये स्टार वाला पार्ट है। दिस कैन बी एनीथिंग, एनी वैल्यू, ये स्टार मींस एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर्स यहाँ हो सकते हैं। और दूसरे केस में इन स्टार्स की जगह जीरोज है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया, इसी को एलोबरेट करके दिखाया गया। अच्छा, ये वो जो अभी हमने सॉल्व किया था कि अगर ये बड़ी मैट्रिक्स है 4x4 की, और इधर ये, अगर आखिर में आप ये इस शक्ल में ले आए x1 x2 x3 x4 को, तो ये आपके आंसर्स हैं x1 x2 x3। जो अभी हमने काम किया वही अब 4 के साइज में दिखाया। इसको इस तरह लिख सकते हैं या इसको इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट। अच्छा, अब एलिमिनेशन के पार्ट को कहना, एलिमिनेशन के पार्ट को कहना इन ए रेगुलर वे, यानी अब हमारी इक्वेशंस पिछली एग्जाम्पल में तो हर चीज़ इक्वेशंस का ऑर्डर अपनी जगह था और हमने उसको प्रोसेस कर लिया, वन लेफ्ट मोस्ट टॉप से था और उसके बाद करते गए। लेकिन नॉन आइडियल सिचुएशन में
ये ऐसे ऑर्डर में वो इक्वेशन या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं होगी, और हम फिर भी उसको एक अल्गोरिथमिक तरीके से हैंडल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हम इवन वी कैन राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम और ए रेगुलर वे ऑफ सॉल्विंग। काम हम आपको सिखा चुके हैं, तरीका आपको पता चल गया है, एलिमिनेशन का मेथड ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू सॉल्व सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहली बात वो जहन में रखें। अब उसी को ज्यादा ऑल वेरिएशंस को कैटर करने के लिए ज्यादा रेगुलर तरीके से करने का काम हो रहा है। बस ये एडिड है, दिस एडिड थिंग, तो ये जहन में रखो। अब आप फर्स्ट टाइम उसको नहीं सीख रहे, आपको आता है। ओके, ये इसको सॉल्व करना था। तो अब मसला यही हुआ कि आपको लोकेट करना पड़ेगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम दैट डज नॉट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोस। ऐसा लेफ्ट मोस्ट कॉलम जिसमें तमाम जीरोज ना हो। ठीक, तो हमें सबसे पहला कॉलम ही ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है और इसमें सारे जीरोज नहीं है, तो ये हो गया नॉन जीरो कॉलम का ये। अगर फर्ज करो इसमें कोई कॉलम जीरोज वाले होते, तो आप फर्ज को ये जीरो वाला होता तो आप इसको छोड़ देते अभी, फिर आप इधर से शुरू करते। अगर ये भी जीरोज वाला होता, यहां से शुरू करते। तो इफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सच कि उसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम से आपने शुरू करना है जो सारे नॉन जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो। आपने कहा ओके मैं यहां से शुरू करूंगा। अच्छा, अब आपका वही एम क्या था, वहां तो बड़ा रेगुलर तरीके से चीजें थी ना, तो आपको आसान है। अब आपका वही बात कि मैं यहां पर एक्स को रखूंगा या x1 को लाऊंगा और उसके जरिए से उसके नीचे की तमाम उनको एलिमिनेट कर दूंगा। ये वाला काम अब आप करना चाहते हैं। अब अगर यहाँ पर ये जीरो है तो ये तो एलिमिनेट करने में काम नहीं आएगा, तो खुद ही एलिमिनेटेड है। तो यू हैव टू ब्रिंग सम इक्वेशन हेयर जिसमें इस जगह नॉन जीरो, ताकि आप उसको वन करें और बाकी सारों को एलिमिनेट कर लें। वो काम आपने कहा। तो आप कहेंगे ब्रिंग ए नॉन जीरो एंट्री टू द टॉप ऑफ द कॉलम जो आपने इसमें ढूंढा था। तो आप इनमें से किसी को, ये तो जीरो वाला था, नॉन जीरो वाला कुछ लाना है। आपने अगले को चेक किया तो ये कहा ओके ये नॉन जीरो है, तो आपने कहा मैं इसको ऊपर ले जाऊं और उसको नीचे ले जाऊं। इक्वेशंस को इसको ऊपर लिखना और इसको नीचे लिखना अलाउड है, इसी तरह रो को स्वैप करना भी अलाउड है। तो आप इसको इधर ले गए, इस पूरी रो को, और उस पूरी रो को नीचे ले आए। ये हो गया अलाउड ऑपरेशन। शिफ्टिंग इक्वेशंस वन अबव एंड अदर बिलो इज अलाउड, हो गया। अब वो काम आप कर सकते हैं कि ये कॉर्नर पर इसको वन करें और इसके जरिए से नीचे के तमाम एलिमिनेट करें। लकीली ये एलिमिनेटेड है, खाली इसको एलिमिनेट करना होगा। पहले इसको वन कीजिए, ठीक है। इसको वन करने के लिए आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/a। अगर ये a है तो 1/a से मल्टीप्लाई करना। ये 2 था, आपने 1/2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 1 हो जाए। ये 1 हो गया। ये इसको, ये आपने 2 से सबको डिवाइड किया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 14 हो गया। इक्वेशन को थ्रू आउट किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना अलाउड है। ये काम आपने यहाँ किया। एम क्या था, इस पिवट को आप वन कर लें। अब इसके जरिए से इसके नीचे की तमाम वाले x की टर्म्स को आप, या x1 की टर्म्स को आप वैनिश कराना चाहेंगे। ये पहले नहीं है, तो इसके जरिए से आप इसको वैनिश करें। क्या मतलब, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये 2, या -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये इसका ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी चेंज हो जाएंगे। तो इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आपने एक रफ वाला लिखा, इसको चेंज नहीं करना। -2 से मल्टीप्लाई करके जो कुछ आएगा उसे इसमें ऐड करेंगे, ये चेंज होगा। तो आपने ये काम किया तो ये देखें ये 0 हो गया, और इत्तफाक से ये जब -2 से किया तो 4 हो गया था, ये इत्तफाक से 0 हो गया। आपने एम तो इसको किया हुआ था, बट इट्स एडेड बेनिफिट कि ये भी हो गया।
तो इस ऑपरेशन के बाद आपको ये मिला, एड सुटेबल मल्टीपल ऑफ टॉप रो टू बिलो सच दैट द लीडिंग वन बिकम जीरो। ये जीरो किया आपने और ये बन गया। आगे अब step 1, apply to the submatrix that remains in this way until the entire matrix is in the row echelon form. So फिर आपने लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम इन द सब मैट्रिक्स। अब क्योंकि आप इस वाले का मामलात कर चुके थे, इसने अपने सारा काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा, इसका जब ये मैट्रिक्स थी, आपने इस रो को लिया टॉप पे, इस वन के जरिए से सारों को वैनिश कर लिया। अब इस रो का काम खत्म हो गया, इसको आप हटा दें। अब आपकी ये मैट्रिक्स रह गई है, इसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसने अपना रोल प्ले कर दिया। इसका रोल क्या था? इस पिवट के जरिए से इसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स को जीरो कर दे। इसने अपना काम खत्म किया, इसने कहा आई एम गॉन, नाउ यू हैंडल। अब ये सब मैट्रिक्स रह गई है, इस पर वही सारा कुछ जो हम करते रहे हैं वो काम करेंगे। अब इस सब मैट्रिक्स में पहले आपको लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम पता करना है। इत्तेफाक से ये पहले से ही जीरो हुआ है, तो इसको ये तो नहीं हो सकता। ये जीरो तो आपने किया था, ये जीरो है, ये भी इत्तेफाक से जीरो हो चुका है। तो अब आपके पास ये कॉलम है जिसमें नॉन जीरो वैल्यू है कॉलम। अब आप इसको पिवट बनाना चाहेंगे, इसका टॉप मोस्ट लेफ्ट को पिवट बनाना है। ये -2 को पिवट करना है, उसके लिए इसको 1+1 बनाना होता है और फिर उसके जरिए से बाकियों को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो आपने कहा ओके, मैं अगर ये -2 इसको 1 करना है तो उस पूरी इक्वेशन को मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं -2 से या मल्टीप्लाई कर दूं 1/-2 से, तो मैं अगर सारी इक्वेशन को -2 से डिवाइड करूं तो ये 1 हो जाएगा और बाकी चेंज हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और ये इस तरह चेंज हो गया। अब मैंने इस 1 के जरिए से इसको एलिमिनेट करना है। इसके नीचे का टर्म जो थी वो 0 करनी है, तो मैंने इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करके -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने ये काम किया, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, ये 0 हो गया। ये काम हो गया, -5 और उसमें ऐड कर। अच्छा जी, अब फिर वही काम आया। इस रो ने अपने से नीचे के सारों को जब 0 कर लेती है तो उसका रोल खत्म हो जाता है। ऊपर वालों का अभी इस केस में अभी जिम्मेदारी नहीं है हमारी। अभी हम खाली रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में, अभी फिलहाल एक्लोन फॉर्म पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अपने से नीचे वालों को 0 किया, काम खत्म। अब इसको भी हमने कह दिया कि ओके, योर जॉब इज आल्सो डन। तो अब हमारी सब मैट्रिक्स ये रह गई। इस सब मैट्रिक्स से अब हमें क्या करना है? पहले वो कॉलम ढूंढना है। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम वो ये है। अच्छा जी, अब इसमें कोई इसके नीचे है ही नहीं चीज जिसको आपने 0 करना हो, तो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सिर्फ क्या करना है, इसके नीचे तो कुछ 0 करने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, इसको 1 हम करते हैं हमेशा, हर एक को जिस जो पिवट है उसको 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 1 हो गया। अब इसके नीचे कोई चीज 0 करने के लिए नहीं है, इसलिए वी आर फिनिश्ड, अवर जॉब इज डन। तो हम ये
सारे वंस को डायगनली लाकर और इस काम को हमने फिनिश कर लिया। ओके, अच्छा, एंटायर मैट्रिक्स नाउ इन रो एक्लोन फॉर्म। ये रो एक्लोन फॉर्म है कि डायगनली सारे एलिमेंट वन है, उन वंस से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, हाउएवर ऊपर के जीरो नहीं है। लोअर ट्राइंगल इज जीरो, जो विच मीन्स नॉर्मल एक्लोन फॉर्म, रो एक्लोन फॉर्म हमने अचीव कर लिया। इससे हम इसका सोल्यूशन निकल सकता है कि आप कहो कि ये x4 is 2, फिर x4 की वैल्यू यहाँ रखो तो ये x3 x2 की वैल्यू निकल आएगी, फिर x4 और x2 की वैल्यू यहाँ रखो तो फिर आगे ऊपर की वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास मटेरियल है। यहाँ तक आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप रेड्यूस्ड लो इकोलॉन फॉर्म में करो तो हम एडिशनल स्टेप कर सकते हैं, वही वाले कि अब हम ऊपर की भी इक्वेशंस को करें। ठीक है, तो अब हम कहेंगे 7/2 टाइम्स द थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स एडेड टू द सेकंड रो। ये इसका ये थर्ड टाइम्स द थर्ड रो ऑफ द एडेड टू द सेकंड रो, तो ये इसको 7/2 टाइम्स करके थर्ड रो को इसमें ऐड किया तो जाहिर है ये जीरो हो जाएगा। अब आप इधर से शुरू हुए, ऊपर से अपने नीचे के ऊपर से अपने नीचे के सारे वन कर लिए, जीरो कर लिए। अब यहाँ से ऊपर के जीरोस करने, इस वन को लिया, इन दोनों को जीरो किया, तो आपने इसके जरिए से इसको जीरो कर लिया, और फिर इसी के जरिए से इसको जीरो कर लिया। इस वन ने ये पूरा अपने ऊपर वालों को जीरो कर दिया। ठीक है, ये -6 टाइम्स से ये हो गया। 5 टाइम्स सेकेंड रो वॉज एडेड टू द फर्स्ट रो। अच्छा, अब क्या है ये, अब इसने इसको जीरो करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया इस रो को, और इसमें ऐड कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। ठीक, अच्छा, मैट्रिक्स इज इन दी रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म। हाँ, तो अब जब ये आपने काम कर लिया कि इन वंस को यूज करके इनसे ऊपर वाली टर्म्स को जीरो कर लिया, तो यहां तक तो आप रो एक्लोन फॉर्म में आए थे। अब आपके डायगोनल के अलावा बाकी टर्म्स सारी जीरोज हैं, सिवाय ये बाकी टर्म्स जीरोज हैं सिवाय इनके। मगर इन टर्म्स में क्या है कि इनमें सिर्फ ये सिंगल, इनके बाकी नीचे के सारे जीरोज हैं। ठीक, तो इसके अंदर ये सिंगल ये वेरिएबल रहेगा। अब आप यहाँ से x4 निकालें, यहाँ से x2 निकालें, ठीक है, और फिर आप के पास ये, यानी जहां पर भी वंस के ऊपर जीरोस हो सकते थे वो आपने कर लिए, जहां पे भी डायगोनल वन के नीचे जीरोस हो सकते थे वो आपने कर लिए। अगर ये आपने हासिल कर लिया तो अब ये रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म होगी। तो आप एक्लोन फॉर्म, रो एक्लोन फॉर्म है, रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म, दोनों तरीके आपने एक रेगुलर तरीके से जिसमें जीरो कॉलम्स और उनको भी हैंडल करें और सब मैट्रिक्स को भी हैंडल करें और इस काम को करें, हमने वो काम कंप्लीट कर लिया। और ये एग्जाम्पल, ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ये इक्वेशंस हैं और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इन पर ये प्रोसेसेस जो आपने अप्लाई किए हैं, ये कर यूज किए, और इससे आखिर में आपने ये x6 x3 और x1, अगर आपकी इक्वेशंस की तादाद कम है तो आपको सारे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे जिनके इंडिविजुअल हो जाएंगे। x6 मिल गया, x3 मिल गया, आखिर में इसके ये डिपेंडेंट है इन वेरिएबल्स पर जिनकी आपके पास वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और आपने इस तरह कर लिया। तो उस प्रोसेस को इस्तेमाल करके ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाइए। इसको आप प्रैक्टिस करो और चेक करो, just to see that now can you handle solving of linear equations by reduced echelon form of using Gaussian Jordan elimination method। ठीक है, ये हमारा क्रक्स ऑफ द थिंग है।
चलो यही चीज आगे होमोजेनियस इक्वेशंस पर भी एक्सटेंड होती है। ये आगे होमोजेनियस इक्वेशन है और उस पर भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं और उससे भी ये सॉल्व हो जाती है। यानी अब राइट हैंड साइड पर आपके कांस्टेंट नंबर के पास जीरोस हैं, लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसेसिंग दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, और फिर आप इसमें भी उसी तरह आपने जो सिंगल आंसर्स आ गए वो निकाले, और जिनमें सिंगल आंसर नहीं आ सकते वो वेरिएबल डिपेंडेंट उसके आंसर आ गए। तो सेम थिंग होमोजेनियस इक्वेशन पर भी एप्लीकेबल है। ओके, चलो ये फ्री वेरिएबल वो वाले हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इसका आपको आंसर नहीं मिला तो आपने इन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट रहे, या ये रो है जिसमें सारे वेरिएबल कोएफिशिएंट जीरो हैं तो ये इसके हमारे पास ये वेरिएबल फ्री वेरिएबल है जिसकी तमाम कोएफिशिएंट जीरो, तो ये वेरिएबल कैन हैव एनी वैल्यू, ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ये आंसर जीरोज ही रहेगा। तो ये इसके फ्री वेरिएबल फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन। ऑलराइट, अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि गॉसियन एलिमिनेशन और बैक सब्स्टिट्यूशन, इसको अब हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे और इसकी एग्जांपल देखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? इफ यू डोंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज।